महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है बारिश, और इसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अब मगरमच्छ भी बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे। एक और बड़ा खतरा, ये देखिए आप रायगढ़ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सड़क पर यह मगरमच्छ रेंगता हुआ नजर आ रहा है। रायगढ़ की इस तस्वीर को आप देखिए, सड़क पर मगरमच्छ पहुंच गया। मगरमच्छ को सड़क पर देखकर लोगों में दहशत फैल गई, लोग डर गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची है। रेस्क्यू टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया और इसके बाद इसको सही जगह पर ले जाकर छोड़ा गया। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें, नदियां उफान पर है और इसके बाद ये जो वन्य जीव हैं वो भी अपनी जान बचाने की खातिर जो ऊपरी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि मगरमच्छ सड़क पर नजर आया। इधर महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को कुछ लोगों ने रेस्क्यू किया। ये देखिए आप, लोगों ने घर के दरवाजे को स्ट्रेचर बनाया और महिला को उसी पर लिटाकर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे घर में पानी भर गया था और इसके बाद कुछ लोगों ने गर्भवती महिला को घर से निकाला है। ये देखिए आप पालघर की तस्वीरें। और महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे तेज बारिश के बाद इलाके में जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी नदी की तरह बह रहा है, नदी की रफ्तार से। ये देखिए आप, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है और ठाणे में नदी की हालत आप देखिए किस कदर, जो नदियां उफान पर हैं, लगातार एक बड़ा खतरा बना हुआ है। और ये देखिए पुल के ऊपर से भी नदी का जो पानी उफान मारता हुआ जा रहा है। और ठाणे की आप ये तस्वीर देखिए, कैसे सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। कई इलाकों में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तालाब बनी सड़कों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है जान जोखिम में डालकर। और लगातार आपको बता दें कि यही वजह है कि जल भराव के बीच हादसे की खबरें भी सामने आए, लेकिन लोग क्या करें, रोजमर्रा के लिए उनको निकलना है, कामकाज के लिए, ऐसे में जान जोखिम में डालकर वो बाहर निकल रहे हैं। मुंबई में तेज बारिश के बाद जाम लग गया। मुंबई के हाल आपको बता रहे हैं, लंबे जाम में घंटों लोग फंसे रहे। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से भी यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जयप्रकाश सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश, क्या हालात है, कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं, हालात और खराब हो रहे हैं? देखिए करुणा, फिलहाल बरसात कुछ समय के लिए थमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और पेड़ गिरने की घटनाओं की वजह से यहाँ पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेड़ गिरने की घटनाएं हो रही हैं। मुंबई के किंग सर्कल में एक लाइव जो है वो पेड़ गिरा है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर के ईस्ट वार्ड का, यहाँ पर जो है अंधेरी ईस्ट का ये इलाका है और एक जामुन का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर इंजर्ड हो गया, जिसका सर जो है यहीं पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर जो है फट गया। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा और अस्पताल ले जाने के बाद उसका इलाज चल रहा है। सामने ऊपर जो पेड़ की बड़ी डाल है वो डाल नीचे गिरी और वो व्यक्ति जो विरार से यहाँ पर काम करने अंधेरी में आया हुआ था वो सीधा इस पेड़ की चपेट में आ गया। ठीक है जयप्रकाश, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको रोकना पड़ रहा है, फिर से आपका रुख करेंगे। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सूरत में तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया। नवसारी में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 24 से 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहले से नवसारी के हालात बहुत ज्यादा खराब है। अगले 24 से 48 घंटे तक और ज्यादा बारिश हो सकती है। अब आपको गुजरात के सूरत की भी तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, पानी का बहाव बढ़ा और लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिस वजह से सैकड़ों लोग अपने ही घरों में, अपने ही आशियानों में फंस गए। ऐसे में प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की टीमें भारी बारिश के बीच पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक करीब 150 लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये देखिए आप सूरत की तस्वीर, सड़कों पर सैलाब है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो रिहायशी इलाके तो बाढ़ की चपेट में आए ही, जहां पर घरों के अंदर लोग फंस गए। बाजार का हाल भी कुछ अलग नहीं है। ये आप तस्वीरें देखिए, सूरत के वराछा पोद्दार बाजार की यह तस्वीर है, जहां ये पूरी की पूरी मार्केट जलमग्न हो गई।
बेसमेंट की सभी दुकानें डूब गई। मोबाइल मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया। यह तस्वीर देखकर साफ तौर पर समझ आ रहा है। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है गुजरात की सूरत में। और अब सूरत के बाद गुजरात के नवसारी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात बन गए। सर्विस रोड पर जल भराव हो गया, ये देखिए आप। और इसका नतीजा क्या हुआ, एक बस आप देख पा रहे हैं, यात्रियों से खचाखच भरी एक निजी बस है जो कि बीच बहाव में फंस गई। ऐसे में लोगों को कुछ इस तरह से बचाने की रस्सी के सहारे कवायद हुई ताकि कोई हादसा ना हो। और नवसारी की है एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहां पर भी जलभराव के चलते कार पानी में डूब गई। कार के अंदर मौजूद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर आपके सामने गुजरात के नवसारी की से पहले बस की दिखाई तस्वीर। और ये कार, ये भी देखिए सड़क पर कैसे सैलाब बहता नजर आ रहा है। और इस कार के अंदर लोग मौजूद थे। किसी तरह से रस्सी के सहारे इस कार को रोका गया, थामा गया ताकि वो आगे ना बहे और लोगों को बचाया गया। दो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, दो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त गुजरात में क्या हाल है। नवसारी की दो तस्वीरें आपको हालात बयां कर रही है। एक तरफ बस फंस गई, यात्री इसके अंदर मौजूद थे, 5 बच्चे भी इस बस के अंदर थे। ऐसे में सभी को सुरक्षित सकुशल रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। गुजरात के नवसारी की दो तस्वीरें, एक तरफ बस फंसी है, दूसरी तरफ कार डूबी है, यानी नवसारी में जिंदगी पर जल ब्रेक लग गया। और अब आपको नासिक की तस्वीर दिखाते हैं। नासिक में मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। जल स्तर बढ़ने की वजह से पंचवटी हनुमान जी के घुटनों तक पानी आ चुका है। ये देखिए आप पंचवटी की तस्वीरें देखिए आप। गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो नदी का कैसा रौद्र रूप इस वक्त नासिक पंचवटी में नजर आ रहा है। और चलिए सीधा रुक करते हैं चंदन पूजाधिकारी का, जो कि इस वक्त नासिक से हमारे साथ लाइव है। चंदन, थोड़ा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि किस तरह से सैलाब जो है वो नदियों में बहता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक इसका कितना असर पड़ा है। निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों से जिस तरह से नासिक में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद अब गोदावरी नदी पूरे उफान पर बहती हुई दिखाई दे रही है। नासिक की अगर हम बात करें तो पिछले लगभग 48 घंटों से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते ये जो सोमेश्वर झरना है, जो कई पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है, वहां पर भी अब पूरी क्षमता से ये झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही नासिक का रामकुंड, गोदाघाट, पंचोटी इलाका पूरी तरह से पानी में होने का दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गोदावरी नदी पूरे उफान पर है। कई सारे लोग जो है वो मिलिंद नगर इलाके में फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है। जी। साथ ही नासिक के गंगापुर रोड इलाके में भी कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रास्ते में फंसी हुई थी, जिन्हें अभी बाहर निकाला गया है। लेकिन ये नज़ारा अगर आप देखेंगे, ये उफान पर आए हुए गोदावरी का पूरा नज़ारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से नासिक में पूरी गोदावरी नदी उफान पर है। मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रशासन की ओर से पूरी यंत्रणा को हाई अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही सारे स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी भी घोषित की गई है। अगर जरूरत ना हो तो नासिक के लोग घर से बाहर ना निकले, इस तरह का एक आह्वान जो है वो प्रशासन की ओर से किया गया है। और इसीलिए अगले 48 घंटे नासिक हाई अलर्ट पर होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो गोदावरी है वो इस वक्त उफान पर है और बहुत ही हाहाकारी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही। सीधा रुख करते हैं, ऑटो कंपनियों को एक चिट्ठी लिखी गई और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ऑटो कंपनियों को चिट्ठी, सुनिए क्या बोल रहे हैं। गाड़ियों में का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपके कंट्राडिक्शन है।
आपका पब्लिश्ड मैनुअल जो कि एक एग्रीमेंट है कंज्यूमर और आपके बीच में, वो कुछ कहता है और आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ कहते हैं। ये कोई माइनर मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप रिटर्न में पब्लिक करिए। इस चिट्ठी लिखने के एक हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा। ये चिट्ठी इन 3 कंपनियों को भेजी है। इसके अलावा 26 कंपनियों आपको आप कहते हो कि E20 सेफ है, तो क्या माइलेज कमी का नुकसान को आप भरपाई करोगे और क्या कंपोनेंट के नुकसान किया, कुछ कंपनियों ने वो कहा है। प्लस कल मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊंगा, कुछ सर्विस सेंटर्स पे जाऊंगा और कुछ मिस्त्रियों के यहाँ जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। लोग क्या कहते हैं, सरकार तो अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। जनता क्या कहती है, सरकार कहती है सेफ है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा। जनता क्या कह रही है, जनता का क्या एक्सपीरियंस है। बीच में ये जनता को एंटी नेशनल कहना शुरू कर देते हैं, कोई लॉबिंग कहना चालू कर देते हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि इनके ही अपने बड़े बड़े ब्लॉगर, बीजेपी वालों के ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो इनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरह से 140 करोड़ जनता को एंटी नेशनल बोलना, टेररिस्ट बोलना, आतंकवादी बोलना, ये सही नहीं है। जब चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर है, राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर यह रसीद बुक मिली है। अभियुक्तों ने पूछताछ में कबूला है कि वो न केवल चढ़ावा चोरी करते थे बल्कि फर्जी रसीद से चंदा लेकर गबन भी किया करते थे। जब कोई श्रद्धालु दान देने की इच्छा जाहिर करता था तो उसे फर्जी रसीद थमा दी जाती थी और इसके जरिए पैसे ट्रस्ट को ना देकर वो खुद रख लिया करते थे अपने पास। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव है। जितेंद्र, क्या खबर है? अब तो ये पता चल रहा है कि बाकायदा इतना संगठित तरीके से सब कुछ होता था कि फर्जी जो चढ़ावा चोरी के लिए रसीद बुक तक प्रिंट करवा दी गई थी और वही थमा दिया जाता था जो भी वहां पर दान करता था। जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ ये पर्ची रसीद लगी है और इस रसीद की तस्दीक की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या वाकई इस तरीके से संगठित तरीके से इस फर्जी पर्ची के जरिए भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, चंदा चोरी किया जा रहा था। तो इन तमाम बातों को लेकर अब फिलहाल तीनों आरोपियों से लवकुश, इसके अलावा करुणेश और अनुकल्प, तीनों को कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी पुलिस के हाथ कुछ ब्यूरो लगा है, उस ब्यूरो को लेकर भी इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ रिश्तेदारों के नाम सामने हैं जिनको इन्होंने पैसा दिया था, यानी कि इनके अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, तो वो किस तरीके से दिया गया, वो कौन सा पैसा था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब कंफर्म पुलिस करना चाहती है, इन बातों की तस्दीक करना चाहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, चंपत राय से गोविंद देवगिरी ने मुलाकात की है। तीर्थ क्षेत्र भवन में 2 घंटे तक गोविंद देवगिरी और चंपत राय की मुलाकात चली है। कैमरों से बचते हुए निकले हैं गोविंद देवगिरी, छुपते छुपाते कैमरों से निकले हैं गोविंद देवगिरी। ये देखिए आप, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी और वो चंपत राय से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन मीडिया के कैमरों से छुपते छुपाते। कल बजरंग बागड़ा और कृष्ण मोहन, जो कि अभी अंतरिम महासचिव बनाए गए कृष्ण मोहन और बजरंग लाल बांगड़ा, कल उनकी भी मुलाकात हुई थी। महाराज जी, और ये देखिए करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है, अभी फिलहाल इसको लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। तो चंपत राय की चिट्ठी सामने भी आई है, ये भी आपको बता दें, बाकायदा चंपत राय की चिट्ठी सामने आई है और उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। मुलाकातों का अब इसके बाद दौर शुरू हो गया है। चंपत राय से किसने मुलाकात की है, अब आपको ये जानकारी देते हैं। राम भक्तों के नाम चंपत राय की चिट्ठी और इसी के बाद पूरा और ज्यादा इस पूरे मामले में बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पत्र सामने आने के बाद मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। आखिर क्या मतलब है, क्या मकसद है इन मुलाकातों का?
ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन मिले हैं। कृष्ण मोहन से एसआईटी को दिए बयान की पूरी चर्चा हुई है। 20 मिनट तक कृष्ण मोहन के साथ मुलाकात चली है। ट्रस्ट सदस्य बजरंग बागड़ा चंपत राय से मिले हैं। 45 मिनट तक बजरंग बागड़ा के साथ बाकायदा मुलाकात हुई है। चंपत राय और गोविंद गिरी ने मुलाकात की है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो जिस चिट्ठी के बाद राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एक हलचल बहुत तेज हो गई है, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। चुप्पी तोड़ते हुए आखिरकार चंपत राय ने जो चिट्ठी राम भक्तों के नाम लिखी, उसमें कई बड़ी बातें हैं, यह आप जरा जानिए। और क्या उसी के बाद ये मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है? नंबर 1, मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए, ये चंपत राय की तरफ से चिट्ठी में लिखा गया है। नंबर 2, आरोपों पर मैंने मौन धारण कर लिया है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट गोपनीय थी, इस बात का भी जिक्र किया गया। और आगे वो क्या बोलते हैं, एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, इसको लेकर सवाल भी उठाया गया कि ये जब गोपनीय थी तो ये कैसे सार्वजनिक हुई है। इसके अलावा एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर बोलूंगा, यानी चंपत राय ने यह संकेत दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले, आगे क्या कोई बड़े राज वो खोलने वाले, क्योंकि वो बोल रहे मैं आगे बोलूंगा। नंबर 6, अपना उत्तर दूंगा तो सत्य पूरा सामने आ जाएगा। नंबर 7, खुली पुस्तक की तरह मेरा प्रचारक जीवन रहा है। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से। अभिजीत, एक बात बताइए, चंपत राय की चिट्ठी का सामने आना और उसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू होना, इस चिट्ठी में साफ तौर पर चंपत राय ये संकेत दे रहे हैं कि अभी तो फिलहाल उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने दीजिए एसआईटी की, फिर क्या कुछ बहुत ज्यादा कई राज खोल सकते हैं क्या? वो बोल रहे हैं मैं चुप तो बैठने वाला नहीं हूं, उसके बाद ये मुलाकात हो रही है, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, संभावना जताई जा रही है कि ये बड़े तूफान से पहले की शांति है, सन्नाटा है और इसलिए चंपत राय फिलहाल चुप है। लेकिन कल उन्होंने एक के बाद एक एसआईटी को दिए गए बयान और दूसरा एक सार्वजनिक पत्र, इन दोनों से ये बड़े संकेत दिए हैं कि वो अपनी बात निश्चित तौर पर रखेंगे। यहाँ तक कि कल उन्होंने बड़े सवाल भी खड़े कर दिए और उस सवाल के घेरे में ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा आए और उसके अलावा जो बैंक से एमओयू था उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो साफ साफ उनकी तरफ से संकेत ये है कि जहां पर गलतियां हुई हैं उसको वो उजागर कर सकते हैं और उन्होंने एसआईटी को दिए अपने बयान में इसको उजागर किया भी है। अब इसको रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट के अंदर आंतरिक मतभेद हैं वो कहीं सामने ना आ जाए, उजागर ना हो जाए ज्यादा, उसके लिए अंतरिम महासचिव जो बनाए गए हैं वो सबसे पहले उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है, बातचीत होती है, मुलाकात होती है। कुछ देर की मुलाकात के बाद जब कृष्ण मोहन निकल जाते हैं उसके बाद एंट्री होती है बजरंग लाल बागड़ा की, जो कि पौने घंटे तक लगभग वो बैठक चलती है। कहा जा रहा है कि चंपत राय कई मुद्दों पर उनकी नाराजगी है, जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई उस पर भी उनकी नाराजगी है। और दूसरी बात कि जब अनिल मिश्रा ने एमओयू साइन किया तो उनको जानकारी क्यों नहीं दी, ये बात भी उन्होंने ट्रस्ट के बाकी लेकिन अभिजीत एक बात बताइए, जो आज ये 2 घंटे मुलाकात हुई, बहुत संक्षेप में बताइएगा, इतने गुपचुप तरीके से क्यों गोविंद देवगिरी पहुंचे हैं और इस मुलाकात में 2 घंटे तक क्या बात हुई है, कुछ पता चल पा रहा है? खैर बहुत गुपचुप तरीके से हुआ, लेकिन कुछ जानकारी। कल के जो घटनाक्रम हुआ उसी के फॉलो अप में गोविंद देवगिरी डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचे। चंपत राय से अभी तक वो मिले नहीं थे, बातचीत नहीं किए थे, आज मिलने के लिए फाइनली पहुंचे तब जब उनका इस्तीफा स्वीकृत हो गया और ट्रस्ट की बैठक भी खत्म हो गई। उसके बाद वो आज सुबह मिलने के लिए पहुंचे, शाम को समय लिया गया और बिल्कुल गुपचुप तरीके से, इसलिए इसको 7 बजे बैठक रखी गई ताकि कैमरों की नजर से बचा जा सके। आधे घंटे तक तो गोविंद देवगिरी बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, और इस चिट्ठी के बाद जो चिट्ठी है चंपत राय की, इसके बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो मुलाकातों का दौर है वो शुरू हो गया है। आखिर इसका मकसद क्या है, अभी फिलहाल इसको लेकर और जानकारी आना बाकी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बड़ी खबर आपको बताएं, एसबीआई अधिकारियों से मिले हैं गोविंद देवगिरी, ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। तीर्थ क्षेत्र में एसबीआई अधिकारियों से मुलाकात की है, चढ़ावा प्रबंधन को सुरक्षित बनाने पर यह बात हुई है। और कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आज कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों से मिले। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान इस बात का जिक्र किया कि आने वाले दिनों में जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे और फुल प्रूफ बनाया जाए, उसके लिए एसबीआई की ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं। बाकायदा इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर उसमें बदलाव की भी ज़रूरत है तो उस पर भी बात की गई। दरअसल जिस तरीके की घटनाएं हुई है तीर्थ क्षेत्र कमेटी में, उसके बाद से एसबीआई की भूमिका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेह के दायरे में है। और कल ही
जो एक पत्र लीक हुआ जिसमें कि चंपत राय ने एसआईटी को अपना बयान दिया, उस बयान में उन्होंने एसबीआई का भी जिक्र किया। तो कहीं न कहीं अनिल मिश्रा और एसबीआई पूरी जो कहानी थी वो इसके इर्द गिर्द घूम रही थी और एसबीआई के कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में हैं। इसके बाद से पूरे सिस्टम को कैसे और बेहतर किया जाए, इसको लेकर बाकायदा एक बैठक हुई। बैठक में ये भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में एसबीआई ही ट्रस्ट का पूरा खाता और तमाम तरह की चीज़ें देखेगा, लेकिन इसको एक तरह से कह सकते हैं कि बदला जाएगा, इसमें बदलाव होगा और उसी बदलाव के तहत ये सारा कुछ करने की योजना है और ये इस तरीके से किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एसबीआई जो है अब एसबीआई ही बैंक होगा, लेकिन उसका स्वरूप कुछ और होगा और वो फुल प्रूफ सिस्टम होगा। कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ी खबर आपको बताएं। ट्रस्ट के बैंक खातों के लिए समिति का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति करेगी बैंक खातों का संचालन। समिति की अगुवाई कृष्ण मोहन करेंगे। और एक और बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच से जुड़ी है बड़ी खबर है। एसआईटी की जांच और तेज हो गई है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी जांच की कार्रवाई जारी है। अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा के चाचा को पूछताछ के लिए एसआईटी अपने साथ लेकर गई है। कुछ दिन पहले अनुकल्प के चाचा संकल्प मिश्रा के यहां पर धार्मिक अनुष्ठान में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। इस आयोजन में 1000 महिलाओं को साड़ियां तक बांटी गई थी। इस कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधि और ट्रस्ट के वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? अनुकल्प के जो चाचा हैं, अब बाकायदा उनसे पूछताछ हो रही है, किस बात का शक है? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की टीम बाकायदा इनायत नगर पहुंची और वहां पर अनुकल्प के जो चाचा है संकल्प, उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई, उनसे सवाल जवाब किए गए, जानने की कोशिश की। कुछ दिन पहले गांव के अंदर अनुकल्प के घर पर बाकायदा एक बड़ी कथा रखी गई थी और उस दौरान बताया जाता है तकरीबन 1000 साड़ियाँ महिलाओं को बांटी गई थी। 1000 के करीब लोगों को खाना खिलाया गया था। इतना बड़ा समारोह, यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाला एक इंसान किस तरीके से इतना बड़ा समारोह कर सकता है, इस बारे में एसआईटी की टीम जानना चाहती है। और यही वजह है कि उसके चाचा के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जानने की कोशिश की जा रही है कि जब वो सह संयोजक थे इस कार्यक्रम के अंदर तो उन्होंने कितनी राशि दी थी और अनुकल्प ने कितना पैसा दिया था। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। लॉरेंस गैंग के खिलाफ एफबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया। यूएस, कनाडा, यूरोप में ऑपरेशन हार्ड बॉल। एफबीआई का 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापा पड़ा है। बड़ी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद किए गए। लॉरेंस गैंग से जुड़े करीब 20 लोग पकड़े गए हैं। तो ये बड़ा एक्शन, बड़ा ऑपरेशन है ये एफबीआई का, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन हार्ड बॉल। बड़ी मात्रा में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापा हुआ और बड़ी मात्रा में लॉरेंस गैंग से जुड़ी नकदी और हथियार बरामद किए गए और करीब 20 लोग भी लॉरेंस गैंग से जो जुड़े हुए हैं, 20 लोग भी पकड़े गए। तो एफबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया है लॉरेंस गैंग के खिलाफ। और ये देखिए आप, जो बरामदगी हुई है 50 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की गई, जो हथियार, जो नकदी, जो पैसा, सब कुछ बरामद हुआ है, जो सामान मिला है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन हार्ड बॉल, आप समझिए कि जो ऑपरेशन का नाम ही है वो कुछ इस तरह से दिया गया है ताकि जो लॉरेंस गैंग है उसको बहुत तेजी के साथ हिट किया जाए। बड़ी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद हुए हैं। लॉरेंस गैंग से जुड़े करीब 20 लोग भी पकड़े गए। इधर एफबीआई ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर इनाम घोषित कर दिया है। एफबीआई का बराड़ पर $50,000 का इनाम का ऐलान। गिरफ्तारी में मदद करने पर इनाम का ऐलान किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की वजह से इनाम घोषित किया गया। बराड़ पर वसूली, नशा तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा है। तो लॉरेंस गैंग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई और इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर भी इनाम घोषित कर दिया। एफबीआई ने $50,000 का भारी भरकम इनाम घोषित किया गया है गोल्डी बराड़ पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की वजह से यह इनाम घोषित किया गया। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन हार्ड बॉल, ये आप देखिए, बाकायदा तलाशी ली गई है, संदिग्धों को जो पकड़ा गया है, एफबीआई ने जो कार्रवाई की है और जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और जो बरामदगी हुई है, देखिए 20 लोग जो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं उनको पकड़ा गया है और दूसरी तरफ जो कैश, जो सामान, जो हथियार मिले हैं वो तस्वीर। और ये देखिए आप, हाईटेक हथियार भी इनके पास मौजूद थे।
तो अमेरिका से यूरोप तक ऑपरेशन हार्ड बॉल, क्या है पूरी जानकारी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बिग बॉल पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन लिया है एफबीआई ने। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में एक साथ ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसको अंजाम दिया गया। एफबीआई का 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ा है। यूएस, कनाडा, यूरोप की एजेंसियों का ये अभियान है, यानी कि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जो चलाया गया है। अभियान का नाम ऑपरेशन हार्ड बॉल रखा गया और जो फिलहाल अब कस्टडी में है, ये देखिए आप स्टैंप आप देखिए, ये बाकायदा वो लोग हैं जो 20 लोग पकड़े गए हैं, जिन 20 लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1000 किलो कोकीन, 1 किलो हेरोइन इनके पास से बरामद हुई और भारी मात्रा में नकदी मिली है। $40,000 नगद भी इनके पास से मिला है। 12 हथियार जब्त किए गए हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लॉरेंस गैंग से जुड़े 10 लोग अब भी फरार बताए जा रहे, जिनकी लगातार जो तलाश है वो की जा रही है। और गोल्डी बराड़ पर भी $50,000 का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। इंडोनेशिया के सबसे बड़े मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे इस यात्रा के दौरान। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रम्बानन मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे इस दौरान। ये देखिए आप तस्वीरें, मंदिर के जीर्णोद्धार की शुरुआत करने की घोषणा भी इस दौरान की गई है। 1170 साल पुराना ये प्रम्बानन मंदिर है, सबसे बड़ा ये हिंदू मंदिर है जो इंडोनेशिया में मौजूद है और वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये देखिए जब पूजा अर्चना की है, ये उस दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो कि 3 देशों की यात्रा पर निकले और जो पहला पड़ा वो इंडोनेशिया, और आज वो इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वहां पर वो पहुंचे हैं और वहां पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है, साधना की है। अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण में मान सकता हूं। मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, उनके साथ यहां आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है। ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले हो और पहला पड़ाव इंडोनेशिया का, और अब इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं और इसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा।